पुष्कर नवमांश। पुष्कर का तात्पर्य है जो कि शुभ हो। अच्छा, पुष्कर को कोई संधि विच्छेद करेगा? आप में से पुष्कर का मीनिंग क्या हुआ? एनीवन? कोई बताना चाहेगा? तो लोटस है ना, एक तरह का ब्लू लोटस। हाँ, अर्थात समस्याओं में घिरे होते हुए भी उसमें से बाहर निकलना, समस्याओं का सॉल्यूशन निकालना, और ब्लूम लाइक अ फ्लावर। ठीक है। और अक्सर आपको जो ये फूल है ये कब मिलेंगे? मॉनसून में मिलेंगे। ठीक है। मतलब आप कितनी भी समस्याओं में हो, लेकिन आप उससे मार्ग निकाल सकते हो, वो उसका पुष्कर है। अब इसी तर्क पे कुछ पुष्कर नवमांश अर्थात 24 ऐसे पॉइंट निकाले गए जो ये कहते हैं कि ये पॉइंट ऐसे पॉइंट है जहां पे आप समस्याओं से निकल सकते हो, आपको कहीं ना कहीं मार्ग मिल सकता है। लेकिन क्या ऐसा होता है? सवाल ये उठता है। किताबें तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन क्या किताबों की हर बात सच थोड़ी होती है? ये कब मार्ग मिलेगा, कैसे मिलेगा, हमें ये थोड़ा समझने का प्रयास करना है। अब आपको ये जो चार्ट दिख रहा है, इसमें आपको दिखेंगे कि ये हमारी 12 राशियां हैं, एरीज से लेकर के पाइसिस तक। और इन 12 राशियों में कुछ यहाँ पे हाईलाइट नवमांश मार्क किए गए हैं। नवमांश के हमने डिस्कस किया ही था। हमने उस दिन डिस्कस किया था कि टोटल 108 नवमांश होते हैं। 12 राशियां मल्टीप्लाइड बाय 9 नवमांश पर राशि, 9 × 12 108 हो गए। ठीक है जी। वैसे 27 नक्षत्र इंटू 4 पद, ये 27 नक्षत्र दिख रहे हैं, अश्विनी से लेकर के रेवती तक आपको दिख रहा है यहाँ पे। मल्टीप्लाइड बाय 4 पद पर नक्षत्र, वो हो गया टोटल 27 × 4 108। अब आप देखोगे कि हर राशि में कुछ आइडेंटिफाइड नवमांश है जिसे हम पुष्कर कहते हैं, जिसे हम शुभ कहते हैं। लेकिन क्या वही शुभ है, बाकी के शुभ नहीं है? अब सवाल ये उठता है, और क्यों? और यहां तक कि अष्टम भाव में अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर मेरा एरीज लगन है, तो स्कॉर्पियो मतलब अष्टम भाव में जो 64वां नवमांश है, जो मेरा 64वां नवमांश है, कितने डिग्री पे दिखाया था हमने? एनीवन? 0 to 3.2 डिग्री, 3 डिग्री 20 मिनट, दैट वॉज योर 64th नवमांश। लेकिन 64th नवमांश को ही भी पुष्कर नवमांश बताया जा रहा है। यहाँ पे देख लो, है ना ये कॉन्ट्राडिक्टरी। एक तरफ आप कहते हो कि यह 64वां नवमांश मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, दूसरी तरफ आप कहते हो कि ये मेरा पुष्कर नवमांश है। मान लेते हैं मेष लगन की कुंडली है। अब कोई बताएगा ऐसा क्यों? एनीवन? तो क्योंकि मेष लगन के लिए आठवां घर स्कॉर्पियो है, जो कि लगन लग्नेश का ही है, इसलिए। ठीक है। तो अगर मैं मून से देखूं 64वां नवमांश, तब क्या करोगे आप? क्या तब भी वो पुष्कर होगा, या 64th अब यही फ्रोजन है, मतलब। इसीलिए इसीलिए मैंने पहले 64वां नवमांश सिखाया आपको, ताकि मैं पुष्कर हम्म। नवमांश को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि बिना 64वां हम्म। नवमांश के पुष्कर पे जाना मुझे लगा कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। हम्म। अब इसको थोड़ा हम जी। डिटेल से समझते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक टेबलिंग करेंगे, बट ये क्वेश्चन ध्यान में रखना कि ये क्वेश्चन हमें आंसर करना है कि 64वां जी। नवमांश ही पुष्कर क्यों बन सकता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखोगे कि केतु और मरकरी के नक्षत्रों को कोई पुष्कर नवमांश नहीं मिला है। गंधन तो इसलिए गया। गंडन पे बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वह गंडमूल में आते हैं। अश्विनी और रेवती के जो नक्षत्र है, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, तीनों ही जगह पे हम देखेंगे कि उनमें कोई भी नवमांश पुष्कर नहीं। ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल स्टडी में आगे हम बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। इसमें सर एक पैटर्न भी बन रहा है, मतलब जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग, काफी सिमेट्रिक है ये। हाँ हाँ। और बीच बीच के जो सन, जुपिटर
आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प रिमेम्बर। जुपिटर हम्म। बीच में दो बन रहे हैं और साइड में एक एक बन रहा है, मतलब एक टोटल पांच, देखिए, पांच क्वाड्रेंट है। इसमें ना एक पर्टिकुलर एंगल है जिसे हमें समझने की कोशिश करेगी। एक्चुअल में हम पुष्कर दिखा रहे हैं, बट ये एक ना एक पर्टिकुलर डिग्रीज होती है जहाँ पे एक्चुअल पुष्कर बनता है। जैसे कि जी 21 डिग्री होगी, 14 डिग्री होगी, 24 डिग्री होगी। ठीक है। अब उन जी पॉइंट्स पे हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे वो पॉइंट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, पहले तो हम निकाल देते हैं कि अश्विनी और व्यक्ति को हमने निकाल दिया। उनको निकालने के पीछे केवल एक ही रीजन था, दैट वाज द की रीजन वाज कि वो गंडमूल में आ गए। ओके। वो वाटर एलिमेंट और आपके फायर एलिमेंट का क्लैश है। जब भी वाटर एलिमेंट फायर एलिमेंट का क्लैश होता है, ठीक है, तो वो हमेशा बैटल जोन में रहता है, और बैटल जोन में कभी भी शांति नहीं आ सकती, वहां पे कभी भी कमल नहीं खिल सकते। हमें कमल को खिलाना है। अब हमारा कमल कहाँ कहाँ खिलेगा, वो कैसे देखना है, वो हम थोड़ा देखने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है। इसके लिए मैं एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा। ओके। ओके। और प्लीज, जो अभी मैंने टेलीग्राम में शेयर किया है ना, आप लोगों को शेयर कीजिए। जो हमारा फ्री एस्ट्रोलॉजी कोर्स हम लॉन्च करेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि वो बेसिक से स्टार्ट होगा, वो कोर्स कंप्लीट बेसिक से। बेस, एकदम बेस, मतलब फाउंडेशन जिसको एबीसीडी भी नहीं आती एस्ट्रोलॉजी की, वहां से हम स्टार्ट करने वाले होते हैं। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि जी डे वन से ही, क्योंकि क्या होता है, लोग जो जब लोग बीच बीच में आते हैं ना, तो वापस पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि पिछले साल के कोर्स में मैंने ये बहुत प्रॉब्लम फेस की थी। जब हमने लास्ट ईयर कोर्स किया था, तो आई फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। लोग बीच बीच में आते हैं और बेसिक कंसेप्ट नहीं आता, वापस से रिकॉलेशन देना पड़ता है उनको। तो बेटर होगा जी। कि मैक्सिमम लोग अगर डे वन से आए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 100% इन द कोर्स, इन द लाइव कोर्स। दैट इज द रीजन। ठीक है जी। जी तो आप सभी लोग अपने सोशल मीडिया पे, जिनको कुछ नहीं पता है, उन्हीं के लिए बेसिकली एकदम सर बेसिक। आपने सर आपने इसको यूट्यूब पे ये किया है क्या, एज अ फ्री कोर्स डाला है क्या, सो दैट पीपल कम टू नो अबाउट इट? मैंने ऑलरेडी पोस्ट डाले हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग भी डालें। श्योर। ठीक है, आप सभी लोग। ओके। जी गोइंग बैक टू दिस, पुष्कर नौमाश। अब हम क्या करेंगे कि हम ना इसमें दो सिस्टम को फॉलो करेंगे। एक है कि आपको पता है कि 12 राशियां। दूसरा है 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्र में 9 प्लैनेट के नक्षत्र होते हैं, आपको पता है। केतु से लेके मरक्यूरी तक 120 डिग्री में, और इसके बाद वापस से वो रिपीट होता है। ठीक है। अब एक टेबल लेता हूं जहां पे मैं ये पूरे 9 ग्रहों को यहाँ पे डिनोट करता हूँ इन द सेम पैटर्न। ओके। तो सबसे पहले मैं डालूंगा केतु को। ओके, ताकि ये चीजें क्लियर होगी। जब तक आप टेबुलर फॉर्म में किसी चीज को नहीं देखते हो ना, तो रिजल्ट समझ नहीं आता है कि ये चीज हो क्यों रही है ऐसा। पहला है केतु, उसके बाद वीनस, देन सन, देन मून, मून, देन मार्स, मंगल, देन मार्स, राहु, देन जुपिटर, जुपिटर, देन सैटर्न, सैटर्न एंड मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। परफेक्ट। धन्यवाद आप लोगों का। इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज करता हूँ, 26 के 28 से 30। परफेक्ट। इट्स ओके। अब ये मेरे नक्षत्र के स्वामी हुए। ठीक है, 27 नक्षत्र के स्वामी में इतने ही स्वामी बनेंगे। ओके। अब हम क्या करेंगे। ओके। अब हम देखेंगे कि इसमें से किसके पास, पहला क्वेश्चन है कि किसके पास कोई भी पुष्कर नवमांश नहीं है। इनके पास नहीं, केतु केतु के पास मर्क्यूरी, नहीं है, और मर्क्यूरी के पास में। मर्क्यूरी के पास नहीं है। ओके, बाकी सबके पास। अब हम वीनस की बात करते हैं। जो वीनस है, वीनस के पास टोटल 4 पद है। वीनस के पास तो कौन सा नवमांश है, 1 2 3, तीसरा नवमांश बना। एम आई राइट। तीसरा वीनस विद के इन द पास राशि। वीनस के पास तीसरा नवमांश बना ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, किसी भी नक्षत्र में केवल 4 नवमांश बनते हैं। एम आई राइट। किसी भी राशि जी में टोटल 9 नवमांश होते हैं।
और किसी भी नक्षत्र में केवल चार, तो पहले चार नवमांश में से केतु वीनस के पास, वीनस का जो नक्षत्र आया कौन सा आया? तीसरा नवमांश। ठीक है। अब मुझे कोई तो बताएगा। इसको तीसरी पदा भी बोल सकते हैं ना? तीसरा पदा भी बोल सकते हैं, तीसरा नवमांश भी बोलते हैं। हम नवमांश वर्ड यूज करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हम नवमांश स्टडी कर जी। रहे हैं। बट वो एक, जी। बोथ आर द सेम थिंग्स। अभी पद पे भी जाएंगे हम। जी। ठीक है। सन के पास कौन कौन सा नवमांश है? पहला और चौथा। पहला और चौथा। देख लो, सन के पास पहला और चौथा। और मून के पास कौन सा है? दूसरा। दूसरा। मार्स के लिटिल। पास कोई नवमांश है? नहीं है। नहीं। ठीक है। राहु के पास है, बिल्कुल है। कौन सा है? चौथा। चौथा। जुपिटर के पास दूसरा तीस। और दूसरा। दूसरा और चौथा। चौथा। और सैटर्न के पास दूसरा। देख लो, दूसरा, फर्स्ट सेकंड। जी। जी। और केतु के पास कोई नहीं है। जी। केतु के पास कोई नहीं है। और मृत्यु के पास कोई नहीं है। तो हमने ये पाया, नव ग्रहों में से तीन ग्रह के नक्षत्र के पास कोई नवमांश, कोई पुष्कर नवमांश नहीं है, जबकि बाकी छह के पास है। और उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा पद या कौन सा नवमांश पुष्कर बन सकता है। यहां तक डाउट क्लियर है? कोई शक? आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम जब फर्दर डिकोड करते हैं, ठीक है, मैं कलर कोड यहाँ पे चेंज करता हूं। पृथ्वी वीनस और का, वायु। वीनस का तीसरा नवमांश, तीसरा पद, धर्म अर्थ काम। वीनस किस चीज की बात करता है? कामना। काम। वो ठीक है। काम। सूर्य धर्म और मोक्ष। धर्म। मोक्ष। सन किसकी बात करता है? अर्थ। मून। सॉरी, मून, मून, अर्थ। सेकंड, सेकंड भाव, सेकंड क्या? धर्म और काम मोक्ष। सेकंड पद अर्थ की बात करता है। राहु किसकी बात कर रहा है? मोक्ष। मोक्ष। जुपिटर किसकी बात कर रहा है? अर्थ और मोक्ष। अगेन आई एम सेइंग, मैं ये सब चार्ट में नहीं देखता हूं, इसका मीनिंग समझा रहा हूं कि वो क्या बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है। और सैटर्न हाँ। किसकी बात करता है? अर्थ। अर्थ। अब इसमें एक चीज आपको समझ में आई कि हमारे कामना आया भोग। अब कामना का तात्पर्य केवल भोग से है? पहला सवाल। एनीवन? सभी प्रकार के काम हो गए सर। कर्म भी क्योंकि हो गया। हाँ जी। कर्म भी हो गया, धर्म अर्थ कर्म मोक्ष और काम मोक्ष। अब जब उस काम की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए, आप देखिए कि अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर में वीनस कौन सा जल तत्व है जो अस्थियों के साथ फ्लोइंग नहीं है वो? अगर मैं जड़ की बात करूं तो जड़ में वो पानी जो जमीन से उसको मिल रहा है, जो लिंकेज फॉर्म में है, वह वीनस है। वो वीनस का जल तत्व है। ऐसे ही जब मैं काम की बात कर रहा हूं तो वीनस वो लिंक है जो धर्म और मोक्ष के बीच में एक बैरियर है। ठीक है। और उसमें एक अर्थ को भी स्थान मिला हो, तो वो जो कामना है वो बैरियर बन जाता है कई बार। ठीक है। तो वो वह काम भी है जो एक कनेक्शन है बिटवीन अ फ्रूट एंड अ रूट। ओके। या यूं कहूं, राहु केतु के मध्य का भाग है। और धर्म और मोक्ष आप भली भांति परिचित है कि सूर्य आत्मकारक है। उसके पास दो ही स्थान है, एक धर्म दूसरा मोक्ष, और उसको सबसे शुभ ग्रहों की श्रेणी में माना जा सकता है। हालांकि क्रूर है। मून अर्थ का कारक है,
मून बहुत ही वोलाटाइल है, आप भी जानते हो। लेकिन मॉनेटरी एस्पेक्ट में दो प्लेनेट को अक्सर देखा जाता है, एक है जुपिटर और दूसरा कौन है? मून, चंद्र, मून। चंद्र। इसलिए सेकंड भाव कई लोग बोलते हैं कि द्वितीय भाव मून को भी मिलता है, और जुपिटर तो है ही बाय डिफॉल्ट। और फोर्थ हाउस के लिए भी यही कहा जाता है। कारक कौन है, भाव का कारक कौन है, इस पे हमने बहुत पहले और क्लासेस ली। सेकंड सर, सेकंड हाउस में मून उच्च का भी हो गया ना? वो भी क्योंकि वहां कंफर्टेबल है। या। ठीक है। अब राहु जो है, हालांकि नकारात्मक बोलते हैं आप हमेशा, देखो केतु को कोई स्थान नहीं मिला, लेकिन राहु ध्यान का कारक है। वो मोक्ष की तरफ बढ़ सकता है, सक्षम है, उसके पास क्षमता है। इसीलिए जब भी राहु फोर्थ हाउस में बैठा हो, सॉरी ट्वेल्थ हाउस में बैठा हो, अभी थोड़ी देर पहले हम जब एक डिस्कशन चल रहा था, मतलब जब मैं लाइव आया था, तब किसी ने चार्ट दिया तो उस राहु ट्वेल्थ हाउस, मैंने क्या कहा? मेडिटेशन। इससे बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन उसको वश में करके कॉन्सेंट्रेट करना आसान नहीं होगा। वो आपको दुनिया दिखा देगा, वो आपको भविष्य दिखा देगा, आपको भूतकाल दिखा देगा। राहु के पास वो क्षमता जो भविष्य देख सके। अगर आपको भविष्य देखना है, जिसकी भी राहु की महादशा हो, अगर उसने उसको थोड़ा भी कंट्रोल कर रखा हो, तो उसका इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रांग हो, वो जो बोलेगा होगा। ध्यान रखना इस बात। अब जुपिटर के पास अर्थ और मोक्ष दोनों है। वो फाइनेंस भी देखेगा, मोक्ष भी देखेगा। और सैटर्न अर्थ की बात कर रहा है, वो आपको सफलता की चरण सीमा दे देगा, बस कर्म करो। तो एक चीज हमें समझ में आई कि उनके स्वभाव के अनुसार, प्लैनेट के स्वभाव के अनुसार, अब ये मंगल पे जाएंगे, बता रहा हूं मैं, प्लैनेट के स्वभाव के अनुसार उस पद को डिफाइन किया गया पुष्कर नवमास, अर्थात वो शुभ स्थान है जहां पे आपका अगर कोई प्लैनेट बैठ जाए तो वो आपको रिजल्ट जनरेट करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो हमें समझने की आवश्यकता है, वह है मंगल। चलो केतु और मरक्यूरी को तो हमने समझ लिया कि वो गर्णमूल में, इसलिए उनको कोई पुष्कर नवमांश नहीं मिल सका। वॉट अबाउट मार्स? मार्स के साथ ऐसा क्या खेला हुआ है, कोई बताना चाहेगा इसमें? सर, इसमें मार्स भी दो राशियों के, मार्स के जो नक्षत्र हैं, हाँ हाँ। 5 नंबर, वो भी दो राशियों के ओवरलैप कर रहा है। ऑल्दो वो अर्थ और वायु के बीच में है, बट पैटर्न वही बन रहा है, देखिए। देखो हमें मार्स पे एक चीज समझना होगा। मार्स हमारा देह कारक भी है, मार्स एक ऊर्जा भी है, मार्स हमारी कुंडलिनी शक्ति भी है। ठीक है। वो सबके लिए सहयोगी है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कर्म करना है, आज हमारे पितरों को या शक्तियों को क्या आवश्यकता पड़ती है, वो क्यों खुद मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ पाते, हमें उनके लिए क्यों कर्म करना पड़ता है? क्योंकि उनके पास मंगल नहीं, उनके पास शरीर नहीं, उनके अंदर कुंडलिनी शक्ति नहीं है। हम उस शक्ति के आधार स्तंभ पे उनको दिशा देने का प्रयास करते हैं। समझ गए? अगर हमें उनको मुक्ति देना है तो। अभी कुछ दिनों पहले ही श- हमारे श्राद्ध कर्म आप लोगों ने किए होंगे पितरों के नाम से, आपने क्यों किया? जी। ठीक है। लेकिन वो जो मंगल है, मंगल के एक तरफ चंद्र है, एक तरफ राहु है, और वो मंगल भी एक ऊर्जा है। जब भी वो ऊर्जा, जब भी वो ऊर्जा राहु के इसमें आती है, चपेट में आती है, भटकाव लेके जाती है, और जल के चपेट में आती है, वो सडन क्या हो जाता है? वो ऊर्जा शांत हो जाती है। तो उस ऊर्जा को कंट्रोल करना कई बार आसान नहीं हो पाता है। और मंगल एक कमांडर है, वो केवल लड़ता रहता है, वो एक फाइटर है, लेकिन उसको एक दिशा की आवश्यकता होती है। इसीलिए दिशाहीन घोड़े पे कभी भी, अगर किसी देश में कोई भी सेनापति पूरे कंट्रोल में आ जाए तो तानाशाही करता है। तो सेनापति के ऊपर हमेशा राजा रहता है। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? इसीलिए इसीलिए आप देखोगे कि राजा रानी के बाद ही कमांडर आया है। तो मंगल को जो है, वो चारों को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा नहीं, क्षमता है, ऊर्जा है, लेकिन वो कर नहीं पाता। वो अकेले नहीं कर पाता जब तक उसको सहयोग ना मिले। फिर एक और पॉइंट ऐड करना है इसमें मुझे। बोलिए। मार्स मार्स का, अगर 27 नक्षत्र हैं तो उसको 3 भागों में अगर बांट दे, 9, 9 और 9, हाँ हाँ। तो जो तीन ट्रिपलेट्स, ये 9 9 का कलेक्शन बन रहा है, उसमें मंगल के नक्षत्र एग्जैक्टली बीच में आ रहे हैं। तो अगर एक बिल्कुल। से 9 में 5 नंबर पे आ रहा है, 10 से 18 में 14 नंबर पे आ रहा है, और 19 से 27 में 23 नंबर पे आ रहा है।
तो एक तरह से वो बीच में है एकदम, नहीं, वो जैसे भी है। गंड गंड देखो, गंडमूल। ये हमारा इनिशिएटिव पहले आप समझिए। जब हम मैं कहता हूँ कि ये ट्राइन है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो केतु का नक्षत्र मेरा इनिशिएटिव इनिशिएटिव हो गया। ठीक है। जी और बुद्ध का नक्षत्र मेरा एंड हो गया। और उसके एग्जैक्ट जी, बीच में जो आपका मिड ऑफ द सूर्य लाइफ है, जो बीच में आ आपका रहा है। रिटायरमेंट है, वो मेरा मार्स हो गया 120 ईयर्स में। हाँ, तो ऐसा कह सकते हैं कि शुरू, एंड और बीच, इन तीन ग्रहों को ये पुष्कर नहीं है। पुष्कर नहीं है। और अगर आप लाइफस्टाइल को देखें तो आप एक चीज और ऑब्जर्व करोगे, वो ये है कि व्यक्ति के जन्म होने के बाद ये जो साइकिल काल है, इस साइकिल में वो मैक्सिमम कर्म करता है। उसके बाद ये जी उसका नेक्स्ट ट्रांजिशन फेज है, जब वो कुंडली शक्ति जागृत करके आगे बढ़ता है, और ये वापस साइकिल है जब वो सेवा करके समाज को देना चाहता है। जी। ये इस तरह से वो साइकिल बढ़ता है। अब व्यक्ति की कुंडली में कोई प्लैनेट इन भाग में बैठ जाए तो क्या रिजल्ट देगा। अब सवाल ये उठता है, वह रिजल्ट इनसे संबंधित देना चाहेगा ऑन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, लेकिन वो तब देगा जब जब वह व्यक्ति, अगेन आई एम सेइंग, स्वभाव और प्रभाव को समझे। स्वभाव किसका, जो प्लैनेट बैठा है। अभी एक छोटा सा उदाहरण दे लेते हैं। मान लेते हैं मान लेते हैं कि राहु के नक्षत्र में किसी का दशा लॉर्ड बैठा हुआ है। चलिए, किसी का दशा लॉर्ड बताइए, किसका दशा ले लूं, आप बताइए। दशा मतलब महादशा जिसकी चल रही है, आप उसकी हाँ, बात कर रहे किसी हैं ना? की महादशा बोलो, किसकी महादशा बिठाऊं मैं राहु के नक्षत्र में। शनि शनि शनि। शनि। अब शनि बैठा हुआ है पुष्कर नक्षत्र राहु की दशा में। ठीक है। मैंने राहु को ले लिया, आर्द्रा नक्षत्र ले लिया। आर्द्रा नक्षत्र के चौथे पद में मैंने यहाँ सैटर्न को बिठा दिया। अब व्यक्ति के साथ क्या होगा, अब आप बोलोगे शनि राहु के नक्षत्र में, ओहो, ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं। हम्म बिल्कुल ठीक नहीं। जिस दिन जिस दिन उस व्यक्ति ने शनि को अपने हिसाब से ढाल लिया, या शनि के हिसाब से वो ढल गया, ठीक है, उस दिन उसको राहु दिशा देने लगेगा, वो ब्लॉसम होगा लाइक अ फ्लावर। परिस्थिति विकट है। परिस्थिति विकट है। लेकिन वो राहु उसको दिशा देने का प्रयास करेगा, किस क्षेत्र में, मोक्ष के क्षेत्र में। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े बहुत बड़े योगी हो सकते हैं, बहुत बड़े रिसर्चर हो सकते हैं, और वो मार्केट में एक नई चीज लाने की क्षमता रखते हैं। सैटर्न इन राहु नक्षत्र फोर्थ पदा। कोई है आप में से जिसका शनि या जिसका कोई प्लैनेट आर्द्रा नक्षत्र या फिर स्वाति नक्षत्र या फिर शतभिषा नक्षत्र के चौथे पद में है? एनीवन? मेरा है सर। किस नक्षत्र के? शुक्र है आद्रा में। अच्छा, शुक्र बिठा रहे हो, कोई बात। अभी शुक्र आर्द्रा के मेरा किस भी है पद में सर, है? मेरा मून है। अरे, किस पद में, चौथे पद में? स्वाति में दूसरे में। चौथे पद में क्या मैंने पूछा? सॉरी सॉरी, नो। आपका भी, जिनका ये था, चौथे पद में। सर मेरा भी है। जिसका चौथे पद में होगा वही बताएगा। हाँ सर, मेरा है मून शतभिषा 4। हाँ। अब मुझे बताओ, मून आपके शतभिषा के फोर्थ पद में है। हालांकि दशा में हो जी। सकता ना भी हो। दिस इज गिविंग यू ए कैपेबिलिटी, ठीक है, यू कैन ब्लॉसम लाइक ए फ्लावर। लेकिन वो तभी होगा जब आप मून को कनेक्ट करो, मून को एक्चुअल में रिजल्टेंट फॉर्म में उसको डिटॉक्सिफाई करके अपने जीवन में धारण करो। अब चंद्र का स्वभाव क्या है? मन का कारक है सर। मन का कारक। सबसे सही जवाब आपने। चंद्र मेरे मन का कारक है। अगर सूर्य हुआ तो सर। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य पिता का कारक है। सूर्य गवर्नमेंट का कारक है। उन कारक को पकड़िए और उनको अलाइन कीजिए। मतलब कमल की तरह खिलने की क्षमता है इनके पास, वो ये बता रहा है। वो कैपेबिलिटी की बात कर रहा है पुष्कर नवमांश। तो क्या अगर मेरा प्लेनेट किसी और जगह बैठा है तो उसके पास कैपेबिलिटी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, डिनाई नहीं कर रहा हूं।
लेकिन वो क्षेत्र है क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र है जहां पे ये खुश है। ये नक्षत्र यहाँ पे कंफर्टेबल है, वो आपको देना चाह रहा है। अब जैसे ही आपने कहा राहु, तो राहु मोक्ष की बात कर रहा है। राहु चाह रहा है कि मैं आपको मोक्ष की तरफ लेके जाऊं, आपको उस साइंस के, इस संसार के डी डी रिसर्च में लेके जाऊं। जैसे आपने कहा कि मेरा मून राहु के नक्षत्र में है। आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आप ओकल्ट से भी हाँ, कनेक्टेड रहो। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप मोक्ष की तरफ बढ़ो। ये गेटिंग पॉइंट। जी सर। अब इसमें एक छोटा सा एंगल हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम राशियों को डिकोड करते हैं। आप देखोगे हर राशि को कोई ना कोई पुष्कर नक्षत्र मिला ही मिला है। हर राशि, एरीज को दो पुष्कर नक्षत्र मिले हैं, सातवां नवमांश और नौवां नवमांश। ठीक है। टॉरस को तीसरा और पांचवा। जेमिनी को आई बिलीव छठा है। ठीक है। कर्क को पहला और तीसरा, एंड अगेन वाइस वर्सा। तो आप देखोगे कि हर राशि को एक ना एक नवमांश मिला हुआ है। तो एक चीज आप पाओगे कि हर राशि का एक पर्टिकुलर परसेंटेज है जो कि पुष्कर नवमांश में आता है। एरीज के पास दो वो पॉइंट है, जो 27 डिग्री का, जो आपका तो 30 डिग्री का जो एरीज है, उसे 30 डिग्री में 6 डिग्री 40 मिनट, अर्थात 3 डिग्री 20 मिनट, ये 3 डिग्री 20 मिनट, ये वो एरिया उसमें जोन में आता है। लेकिन इसमें भी एक पर्टिकुलर डिग्री है जहां पे वो सबसे अच्छा रिजल्टेंट इम्पैक्ट जनरेट करता है। ठीक है। और उसे कहते हैं मूल नवमांश की मुख्य डिग्रीज। अब एक चीज आप और देखो, टोटल पुष्कर नवमांश कितने बनते हैं? एनीवन? 20 ना। 20 या 24? 6, हाँ सॉरी, 6 चौक 24। तो हर राशि के दो हो गए। हाँ, पर राशि दो। 12 × 2 कितने हो गए? 24। आप काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +4 16, 16 + 4 20, 20 + 4 24। तो टोटल पुष्कर नवमास की संख्या है 24। अब सवाल उठता है, मैंने एक सवाल पूछा था कि 64वां नवमास जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, वह पुष्कर कब और कैसे बना? पहली बात, वो विशाखा नक्षत्र, अर्थात जुपिटर के नक्षत्र का चौथे पद में जो मोक्षदायिनी है। ठीक है। वो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट इसलिए दे रहा है ताकि आप उससे ब्लॉसम कर सको, एफर्ट्स कर सको, ट्रांसफॉर्मेशन ला सको। अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया तो वहीं पे क्या होगा? कीचड़ में कमल खिलेगा। ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, पुष्कर नवमांश, ये सब कंसेप्ट प्राचीन काल में जब ऋषि मुनियों ने लिखे थे, तब उन्होंने इनके शुभ दृष्टि को लेके लिखा था। उनके लिए शुभ क्या था कि आप उस मोक्ष की प्राप्ति करो, आप उस धर्म की प्राप्ति करो। उस अर्थ की जब भी बात किया गया, वो अर्थ भी दान धर्म के हिसाब से किया गया था। अब मून का जो सेकंड है, ठीक है, वो अर्थ की बात करता है। ऐसा व्यक्ति जितना डोनेशन देगा, जितना ट्रैवल, देखिए मून को हम दो चीजों से लिंक करते हैं, एक है ट्रैवल, और दूसरा, दूसरा कौन किस टाइप ऑफ मनी बोल सकते हैं मून को? लिक्विड फ्लेक्सिबल फ्लोइंग। मनी। हाँ जी, लिक्विड हाँ फ्लोइंग जी। मनी। फ्लोइंग मनी। और लिक्विड मनी, लिक्विड मनी लिक्विड मनी भी बोल सकते हैं, और ट्रांजिशनल फ्लेक्सिबल। मनी। ट्रांजिशनल मनी का मतलब ये हो गया कि उसके पैसे ट्रैवल करते रहेंगे, आया गया आया गया। बैंक में भले नहीं है, लेकिन रोज करोड़ों रुपए आ रहे और करोड़ों रुपए जा रहे, और उसमें से वो जितना पैसा खर्च करता रहेगा, ठीक है, वह मून वहां पे उसको जस्टिफाई करेगा। स्पेशली जो प्लेनेट बैठा होगा उसके ट्रेड्स में। बुध बैठा है बुक्स के लिए, बच्चों के लिए। शनि बैठा है गरीबों के लिए। ठीक है। वीनस बैठा है महिलाओं के लिए। तो ये जो लिंकेज है, ये चार आयाम है, लिंकिंग की बात कर रहा है। और आप एक चीज देखोगे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है। काम का भावना केवल वीनस के पास है। यही कारण है कि जब भी कोई व्यक्ति बोलता है ना, मुझे कामना चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे बहुत ऐश्वर्य चाहिए, तो केवल एक प्लांट के पास भागता है, शुक्र। लेकिन कोइंसिडेंट
जब वीनस की महादशा आती, लोग कहते हैं, मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर्स भी देखे मेरे जानने में, भारतीय विद्या भवन से भी कई एस्ट्रोलॉजर्स से, वीनस की दशा में सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं। और उनकी उम्मीद थी कि वीनस की दशा आएगी, वो वॉक करेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। और ऐसे भी चार्ट देखे मैंने जहां पे उन्होंने उम्मीद की शनि मुझे बुलाएगा, लेकिन शनि की दशा उनके लिए ब्लॉसम कर गई। कोई जानेगा इसका कारण क्या है? उन्होंने उस प्लैनेट के कारक को बैलेंस नहीं किया। और समझना होगा तो देखो कि उनके रिलेशन कॉर्डियली उनके पत्नियों के साथ या लेडीज के साथ अच्छे ही नहीं। अगेन, जो हमेशा कहता हूं आप लोगों को, प्लैनेट के स्वभाव को पकड़ो। अब मेरा जो 64वां रोमांच है, वह जुपिटर के चौथे पद में गया और स्कॉर्पियो के प्रथम पद में, जो कि जीवो से 3 डिग्री 20 मिनट में बैठा। यह क्षमता रखता है मुझे मृत्यु तुल्य कष्ट देने का। लेकिन मैंने इससे थोड़ी देर पहले जब बताया था 22वां डेक्कन और 64वें नवमांश की जब चर्चा की थी, तब भी मैंने कहा था ये कह रहा है आपका रास्ता बदलो। जिस दिन आपने रास्ता बदल दिया, जिस दिन आपने रास्ता बदल दिया, उस दिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और जिस दिन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये आपको अचानक बहुत कुछ देने की क्षमता रखता है। 8th हाउस क्या हिडन है ना। और यही कारण है कि 64वें नवमांश को ही पुष्कर नवमांश भी कहा गया। ये बहुत आप लोगों को शायद आज तक पता नहीं रहा हो। एम आई राइट? जी। जी। तो किसी की कुंडली में अगर पुष्कर नवमांश मिल जाए, तो उसको लेकर के इतना खुश नहीं होना है। और किसी की चार्टिंग देखते वक्त एक्साइटमेंट में इस तरह के प्रेडिक्शंस मत देना प्लीज। ठीक है? ओहो। हाँ, उसको आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो आपका ग्रह पुष्कर नवमांश में बैठा, ताकि उसको अंदर ये किया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये रेमेडी फॉलो करो, ये लाइफ के पैटर्न्स को चेंज करो, ताकि आपके जीवन में सफलता आए। कई बार हमें क्या होता है पता है, किसी के चार्ट को देखते हुए ना नेगेटिव चीज कभी नहीं बतानी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चीज को इस तरह से बताओ कि उसके अंदर चेंजेस आए। ठीक है? इससे रिजल्ट बढ़िया होता है और व्यक्ति को भी लाभ होता है। हमारा अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि हम व्यक्ति को सही दिशा दें। ठीक है? ताकि उसकी दशा बदल सके। और वो तभी होगा जब व्यक्ति अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएगा। उसको नेचुरली, वो अगर कभी भी कोई व्यक्ति ना किसी उपाय को उपाय समझ के करता है ना, तो उसको सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो उपाय समझ के करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, उनको उसके जीवन में नेचुरली ढालना चाहिए। अभी जैसे साधना ग्रुप में हमने नवरात्र की जो साधनाएं की, जिन जिन ने की, मुझे बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी आज भी कुछ मैसेजेस आए हुए हैं अभी। किसी को माता रानी के दर्शन हो गए, किसी को शेर दिखा है, कई चमत्कारी, और दे आर फीलिंग लाइक ब्लिस। तो हमने तो उपाय के रूप में नहीं किया ना, हमने स्टेप्स में किया। पहले आप लोगों ने साधनाएं की कई महीने, अब समझ में आ गया कि अब आप साधना के लिए तैयार है, तो नवरात्र की साधना आपने की, रिजल्ट आपके सामने। ठीक है? नेक्स्ट लेवल की जब हम साधना करेंगे, नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट आएगा। क्योंकि जो कनेक्ट है अल्टीमेटली, एक आत्मा का स्वभाव क्या है, वो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, उस धर्म से जुड़ना चाहता है, उसको शांति चाहिए। तो वो जो 9th हाउस से लेके जो 12th हाउस है ना, वो 4 घर, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दे दोस प्लेज अ की रोल। ठीक है जी? अब इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। आई हैव 3-4 मिनट्स मोर। और नए लोगों के लिए इतना ही कहूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़िए, क्योंकि फ्री कोर्स का पूरा लिंक वहीं पे आएगा, टेलीग्राम चैनल पे आएगा, वैदिक ज्योतिष विज्ञान पे। एनीवन? ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद हम नवमास कुंडली को लेकर के कुछ और पैटर्न को स्टडी करेंगे कि कौन कौन से पैटर्न में किस तरह का स्वभाव होता है। और यही नहीं, हम नवमांश कुंडली को थोड़ा डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोग ना नवमांश कुंडली को थोड़ा गलत तरीके से ले सकते हैं। एक कंसेप्ट है शायद, अच्छा मैम ने पूछा था उस दिन, राशि तुल्य नवमांश क्या होता है, राइट ना मैम? यस सर। ठीक है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे।
और कोई कंसेप्ट पूछना उसमें तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, वी विल डिस्कस इन कमिंग क्लास। ठीक है। एक इसमें नौमांश को लेकर के, क्योंकि देखिए इट्स सिंपल नक्षत्र सिस्टम, मैं इतना ही कहूंगा। इस चार्ट को देख के तो आपको समझ में आ गया होगा, इट्स नथिंग मोर देन नक्षत्र। और जिसको जी। नक्षत्र क्लियर है उसको डी9 देखने की जरूरत नहीं पड़ती, एटलीस्ट मैं तो नहीं देखता हूँ। D1 में सब कुछ दिख जाएगा आपको, क्योंकि एक्चुअल प्रॉमिस आपको D1 से ही मिल रहा है। आपका जो एक्चुअल रेप्लिका ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा है वो D1 दे रहा है, D9 नहीं दे रहा है। ठीक है। वो लोगों में मतभेद है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मेरा हाँ एक क्वेश्चन है। हाँ मेरे चार्ट में ना पुष्कर हाँ। नवांश में मार्स है और केतु दिखाता है। हाँ, केतु भी आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता है। एक्वेरियस का केतु 17 डिग्री पे और मार्स टॉरस का 14 डिग्री पे। देखो, आप बोल रहे एक्वेरियस में केतु बैठा है आपकी कुंडली में, ठीक है। हाँ केतु पुष्कर नवमांश में बैठा हुआ है। ओके। हाँ। वो जुपिटर के दूसरे पद में। एक मिनट, जुपिटर केतु है मेरा शतभिषा के तीसरे पद में। तीसरे में है तो नहीं होगा ना सर, चौथे में होना चाहिए। पर फिर ये पुष्कर में क्यों दिखा रहा है? हो सकता है बॉर्डर लाइन हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में वो यहीं जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, वो मेन एक्चुअल पॉइंट होता है। ठीक है। दैट कुड बी रीजन, हाँ कई बिल्कुल, सॉफ्टवेयर। बॉर्डर में भी बॉर्डर लाइन पे ही होगा हाँ, वो इसमें। क्योंकि कई बार ना कई सॉफ्टवेयर इसको डिनोट कर देते हैं, क्योंकि कई सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेशन कैसा किया हुआ है, एक डिग्री पे कैलकुलेशन किया हुआ है। इस डिग्री पे पुष्कर नमाज बनता है, तो उसके जैसे ही आसपास कोई चीज आ जाती है ना, 1 डिग्री आगे पीछे, तो हम्म। उसमें एक उन्होंने सॉफ्टवेयर में डिकोड किया होगा कि भाई मेरा ये 30 डिग्री में सपोज मेरा 14 डिग्री पे है, तो 14 डिग्री +or -1 डिग्री पे तो पुष्कर बता देना। तो दैट कुड बी और द मेरा रीजन। लगन लगन जैसे वृष है, रोहिणी का चौथा पद है। हाँ, वृषभ लगन रोहिणी का चौथा चौथा पद, पद। तो वो पुष्कर में नहीं आता सर। और मंगल वृष लगन रोहिणी का दूसरा पद। मंगल वृषभ लगन। रोहिणी का, हाँ हाँ, वृषभ वृष राशि में वो आ जाएगा, रोहिणी का दूसरा वो वो आ आ जाएगा, जाएगा ना। वो आ जाएगा, हाँ वो आ जाएगा। वो आ लेकिन वो भी आपसे यही कह रहा है कि भाई कैपेबिलिटी है रोहिणी